चलिए आराम से देखिए। आज सबसे पहले हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। सीड, सीड मीन्स क्या होता है? बीज। देखिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीड एंड, है ना, जर्मिनेशन, बीज और उसका अंकुरन। आप सभी बच्चों को जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, परागन, निषेचन पढ़ा दिया गया था। फल जब बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है ना, बीज कैसे बनते हैं और बीजों का अंकुरन कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग जानेंगे। साथ ही इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन से हार्मोन बीजों के लिए लाभदायक है, उसके अंकुरन के लिए लाभदायक है, और पेड़ पौधों में हार्मोन किस तरह से कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीज के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बीज का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए याद रखिएगा, आप लोगों को पता है कि बीज का निर्माण फल में होता ही है, लेकिन आप देख लीजिए कि बीज का जो निर्माण होता है वह बीजांड में। कहाँ होता है? बीजांड में। और बीजांड हम लोग बोले तो आप आराम से समझिए कि उसको ओवरी आप पढ़े होंगे अंडाशय, उसी में ओवम पढ़े हैं अंडा, तो उसी के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल में। बीजांड का मतलब क्या हो गया? ओव्यूल में। कहाँ पे होता है? ओव्यूल में होता है। ओवरी के अंदर वाले भाग को कहते हैं। किसको बोलते हैं ओव्यूल? ओवरी के अंदर वाले भाग को। ओवरी के अंदर का जो भाग होता है उसी को क्या बोला जाता है? बीजांड। क्या बोला जाता है? बीजांड। और उसी में बीज का क्या होता है? निर्माण। समझे कि नहीं? और इस बीज की सुरक्षा आप लोग जानते हैं कि इस बीज की सुरक्षा जो है वह फल करता है। कौन करता है? फल। फलों का काम है बीज को सुरक्षा देना। कभी कभी आप देखिएगा बीज वगैरह लाते हैं गोदाम से। कहाँ से लाते हैं? गोदाम में से। तो गोदाम में जो बीज रखा जाता है, गोदाम बोले तो जहां पे मान लिया जाए कि एफसीआई का गोदाम वगैरह देखे होंगे, तो वहां पर जो है बीजों का जो सुरक्षा किया जाता है, तो बीज की जो सुरक्षा किया जाता है वहां कैसे किया जाता है? वहां गामा किरण का, माने गामा किरणों से, कैसे सूर्य से निकलने वाली जो गामा किरणें आती हैं, माने गामा किरण को एकत्रित कर लिया जाता है, या गामा किरण नेचुरली नहीं अगर मिला तो कृत्रिम तरीके से भी गामा किरण के उपयोग से जो है, प्रयोग से जो है गोदाम में बीज को सुरक्षित रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदाम है, गोदाम में, है ना, कैसे जो है से बीजों की रक्षा की जाती है, तो आपको बताना होगा कि वहां पे गोदाम में बीज की सुरक्षा जो होगी वह कैसे होगी? गामा किरण से। कैसे होगी? गामा किरण से। समझ में आ गई बात? तो यहां तक कि आप बात समझ लिए। ये जो सीड है, इस सीड का कार्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका कार्य है क्या चीज, तो इसका कार्य है नई प्रजाति को जन्म देना। क्या चीज करना? नई प्रजाति को जन्म देना। भैया ये बीज अगर आप लगाएंगे तो पौधे उगेंगे, और जब पौधे उगेंगे तो नई प्रजाति बनेगी, नए पौधे का निर्माण होगा। तो इसका काम है, बीज का काम है नई प्रजाति बनाना, यानी कि इसको ये करना। इसके दो भाग होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक बीज के दो भाग होते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रत्येक बीज के कितने भाग होते हैं? दो। सबसे पहले देखिएगा, एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। ध्यान समझिएगा, प्रत्येक बीज के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। तो आपको ही नहीं पता है तो आप जान लीजिए, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। प्रत्येक बीज में आप देखिएगा तो दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग को टेस्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टा। बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? टेस्टा। और जो भीतरी भाग होता है बीज का, उसको हम लोग बोलते हैं टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। तो आपको कहीं कहीं टेस्टा और टिग्मा मिलेगा तो आप अकबकाना नहीं है। टेस्टा जो है किसी भी बीज के बाहरी भाग को टेस्टा बोलते हैं, और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? टिग्मा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आप टेस्टा टिग्मा नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से यहाँ पे समझिए। देखिए, हम अगर यहाँ पे एक चीज का सर्च करते हैं, देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देते हैं। चना उना का बारे में हम लोग
यहाँ पे देखते हैं, चना को निकाल करके देखते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे चना आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं? आप इस चना को ध्यान से देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इस चना को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो चना है, तो चना में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो भाग हैं। एक भाग जिसको आप छिलकोइया बोल रहे हैं, है कि नहीं? ये इसी को हम लोग बाहरी भाग बोलते हैं, यह टेस्टा है। यह क्या है? टेस्टा है। और इसके अंदर का जो पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। अब जैसे देखिए होता क्या है कि जब टेस्टा और टिग्मा, चना की हम बात कर रहे हैं, जब टेस्टा समझ गए ना किसको बोलेंगे से? जो छिलकोइया होता है, जो ये वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसको टेस्टा बोलते हैं। अंदर में जो ये निकल रहा है ये सब, इस भाग को क्या बोलेंगे? टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिग्मा। तो टेस्टा और टिग्मा आप लोग समझ लिए। दूसरी बात समझिए, जब इस चना को थोड़ा सा भूंज दीजिएगा और भूंजने के बाद अगर इसका टेस्टा और टिग्मा, ये दोनों को मिला करके पीस दीजिएगा, तो आपके यहाँ बिहार में सतुआ बन जाता है। क्या बन जाता है? सत्तू। सत्तू समझते हैं ना? सत्तू, चना का सत्तू बन जाता। तो चना का सत्तू कैसे बना? जब टेस्टा और टिग्मा दोनों को हम लोग पीस दिए तब बना। क्या बना? टेस्टा और टिग्मा को पीस दिए तो क्या बन गया? सतुआ बन गया। भूंज करके। कैसे? भूंज करके। लेकिन वही अगर कच्चा पीस दीजिएगा तो उसको बेसन बोलते हैं। जब उसको कच्चा पीसिएगा तो उसको क्या बोला जाता है? बेसन। क्या बोला जाता है? बेसन। समझ में आ गई कि नहीं? बात आ गई समझ में? तो इस तरह से देखिएगा कि इसमें आप लोगों ने टेस्टा और टिग्मा के बारे में समझने का प्रयास किया। इसके बाद एक बात और बढ़िया से समझ लीजिएगा, प्रत्येक बीज जो होते हैं उसमें कुछ छेद पाया जाएगा, छोटा सा छिद्र पाया जाता है। समझे कि नहीं? किसी भी भाग में आप देखिएगा छोटा छोटा छिद्र पाया जाएगा। आप चना में भी देखिएगा तो छोटा जाके मुंह पर छिद्र पाया जाएगा। तो अगर इसमें होगा तो दिखाते हैं। अब जब छिलकोइया हटा दीजिएगा, इसका बात समझ में आ रही है ना? जब छिलकोइया को हटा दीजिएगा तो वो चना बन जाएगा। उसको जब 2 भाग में 3 भाग में कर दीजिएगा तो वो दाल बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगा? दाल। है कि नहीं? तो बड़ी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। किसमें? प्रत्येक बीज में एक छोटा सा छिद्र आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो छोटा छिद्र है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। समझ लीजिए, छोटा जो छिद्र होता है वह काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहले इस बात को जानिए कि प्रत्येक बीज में जो छोटा वाला जो भाग है, एकदम बिंदु टाइप का जो भाग है ना, उस भाग को बोलते क्या है? तो उस भाग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। है ना? प्रत्येक बीज में होगा, किसी में बड़ा भी हो सकता है, किसी में छोटा हो सकता है ना? और ऐसा इसलिए होता है कि ताकि उसमें पानी अंदर तक जा सके, पानी उसमें अंदर तक जा सके। और देखिएगा, कभी कभी आप चना को खाने के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं, तो आखिर फूलता कैसे है? तो इसी छिद्र से उसके अंदर में क्या जाता है? पानी। क्या जाता है? पानी। अब पानी अंदर में जा करके चना को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, फुला देता है, जिसको आप बोलते हैं कि फूल गया चना। क्या हो गया? फूल गया। तो आखिर छिद्र होगा तभी ना जाएगा। इसकी तुलना में आप मटर को फुलाइएगा ना तो जल्दी नहीं फूलेगा, क्योंकि उसका छिद्र इससे बहुत छोटा होता है और पानी पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर में जा नहीं पाता है। इसीलिए चना तो आसानी से फूल जाता है, लेकिन मटर आसानी से नहीं फूलेगा। क्लियर हो रहे हैं? तो यह किसकी वजह से होता है? ये जो छोटा छिद्र पाया जाता है, माइक्रोपाइल जिसमें पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। समझे कि नहीं समझे? तो जिसमें छिद्र अगर बड़ा होगा, देखिएगा, जब छिद्र क्या हो जाएगा? बड़ा, तो आसानी से यह फूलेगा, आसानी से
फूलेगा। और जब छिद्र छोटा होगा, क्या हो जाएगा, छोटा, तो आपको आसानी से नहीं फूलेगा, है ना, आसानी से नहीं फूलेगा। याद रखिएगा इस चीज को, आसानी से क्या होगा, नहीं फूलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? yes, आप देखिए ध्यान से, आप इस बात को बहुत अच्छे समझिए कि जब आप बीजों को बोते हैं, जब आपको बीज लगाते हैं, बीज जब खेतों में लगाते हैं ताकि हमको नई प्रजाति का विकास हो सके, तो बीज को जब आप लगाते हैं बोते समय, कौन से तत्व की उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? बीज को लगाते समय सबसे ज्यादा जरूरत किस तत्व की होती है? तो याद रखिएगा, बीज बोते समय याद रखिएगा, बीज जब बोते हैं आप लोग, बीज बोते समय याद रखिएगा सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस की। किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की। फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है बीज बोते समय। किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की। तो फास्फोरस की जरूरत होती है, जरूरत होती है। देखिए ध्यान से, फास्फोरस जो होता है उन माने इसको सुरक्षित भी रखता है, और बीज को अंकुरित करने में सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा आपको? फास्फोरस। कौन करेगा? फास्फोरस। अंकुरन करने में कहीं भी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? फास्फोरस की। हाँ, जब पौधा लग गया, जब बीज लग गया, जमीन में बो दिए, अंकुरन हो गया, तब उसको नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होगी। तब किसकी आवश्यकता इसकी होगी ज्यादा? नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा होगी। जब बीज बड़ा हो गया, बीज आप बोते समय की बात नहीं कर रहे हैं, बोने के बाद, जब बीज आप बो लिए, तब बीज बोने के बाद सबसे ज्यादा उसको किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलता है, राइजोबियम नामक जीवाणु उसको नाइट्रेट में बदल करके दे देता है उसको, या अन्य प्रकार से उसको नाइट्रेट में बदल देता है। लेकिन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, बीजों को भरपूर मात्रा में बोते समय फास्फोरस तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो गोदाम में जैसे अभी आप लोग पढ़े ना कि गोदाम में इसकी रक्षा कौन करता है? गोदाम में रक्षा कौन करता है? तो गामा किरण। कौन किरण बताए? गामा किरण। गामा किरण इसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। देखिए गोदाम में होता क्या है ना कि एक लेप लगा दिया जाता है, बीजों में क्या लगा दिया जाता है? लेप। जैसे ही लेप लग गया तो लेप में क्या रहता है? वो फास्फोरस का लेप रहता है, फास्फोरस मिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी इसकी, एक तो वो सुरक्षित हो गया, है कि नहीं, और दूसरा चीज होगा कि जब भी इसको हम लोग निकाल करके मिट्टी में लगाएंगे, उस समय उसको फास्फोरस की जरूरत होती है, तो फास्फोरस भी हमको आसानी से वहां पे प्राप्त हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं जर्मिनेशन के बारे में। किसके बारे में? जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरन के बारे में। अंकुरन पढ़ लीजिए। अंकुरन कैसे होता है? देखिए सबसे पहले इस 2-3 बातों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरत थी क्या क्या चीज की है, और उनको में जरूरत क्या क्या चीज की नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब ही होता है अंकुरन। जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? अंकुरन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अंकुरित होने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत होता है? तो सबसे पहले बीज का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। बीज का क्या होना जरूरी है? सक्रिय होना। बीज का सक्रिय होना, बीज का सक्रिय होना। अगर बीज जिंदा है तब ना वो सक्रिय होगा। जैसे जब अंकुरित कौन बीज होगा? जो जिंदा होगा, है ना, जो अच्छा बीज होगा, वह जो है सब बीज क्या होता है ना, लगेगा, जो सक्रिय होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है, आप चना को देखिएगा, चना को क्या किया जाता है? जब आप जल में डाल देते हैं, जल में क्या करते हैं? डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब भी चना को अंकुरित कैसे करवाते हैं आप लोग? फिर उसको क्या करते हैं कि कोई कपड़ा, उजला 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 कपड़ा टाइप का रहता है, सूती कपड़ा में उस चना को डाल देते हैं। क्या करते हैं? चना को डाल देते हैं। चना जब डालते हैं
उस सूतीय कपड़ा में काहे रखते हैं? ताकि हवाएं जो चले उसके अंदर भी क्या हो जाए, चला जाए, है ना, अंदर भी हवा क्या हो जाए, चला जाए, और तापमान भी उसको ज्यादा न कमे, न ज्यादा तापमान हो, जैसे धूप में रख दीजिएगा तो सब नमी उड़ा देगा, समझे कि नहीं, तो फिर अंकुरित नहीं होगा। आप कभी कभी चना को अंकुरित करवाए हैं ना, जिसमें से अंकुरन के पश्चात देखिएगा उजला रंग के ऐसे निकलेगा पौधा टाइप का, समझे कि नहीं, हल्का सा ऐसे उजला निकलते हुए रहेगा। चना में देखे ना उजला निकला हुआ, तो वो अंकुरित कैसे करवाते हैं? तो सबसे पहले चना को फुला देते हैं, आप फुला करके उसको क्या करते हैं, एक सूती कपड़ा में उस चना को बांध देते हैं, और बांधने के बाद क्या करते हैं, ऐसा कपड़ा में बांधते हैं कि जहाँ पे, और कहाँ रखते हैं, धूप में तो नहीं रखते हैं, उसको अपने रूम में रखते हैं, है ना, छाह में रखते हैं। तो उसमें क्या देखिएगा, एक आध दिन के बाद देखिएगा उसमें से उजला नियत निकल जाएगा, यानी कि अंकुरन उसका हो गया। तो क्या आप जब बीजों का अंकुरन करा रहे थे, चना का खास करके, चना को आसानी से समझना इसलिए जरूरी है कि नहीं, कि आपको ये फिगर में माने आपको इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं अंकुरन की चीज को। तो जरा सा देखिए इस चीज को, हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं अंकुरित बीज। कैसा बीज लिख दे रहे हैं? अंकुरित बीज, ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिखते हैं अंकुरित चना। अंकुरित चना देखिए, जैसे ही आप चना के फिगर को देखिएगा, देखिए अंकुरन का मतलब ऐसे ऐसे दिखाई दिया है कि नहीं आप लोगों को? चना में आप देखे होंगे, यहां से निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए, देख रहे हैं, यहां पे लाइए, देखिए ध्यान से इसको, आप इस चना को देखिए, ये जो उजला उजला पार्ट निकला हुआ है क्या है? अंकुरित है। कैसा चना है? अंकुरित चना है। आप देखें कि नहीं घर में ऐसा? किसान के लड़के हैं, घर में चना उना खाते होंगे, तो इस तरह से देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि क्या है? अंकुरित हो गया, उजला उजला जो निकल रहा है ये क्या हो गया? अंकुरन हो गया। इसी को बोला जाता है जर्मिनेशन। क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन। तो सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, सबसे देखने किए होंगे, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास कीजिएगा? सो देखिए, सबसे पहले बीजों के अंकुरन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पानी। अगर पानी में नहीं डालिएगा तो क्या उसका अंकुरन संभव है? नहीं है संभव। दूसरी बात, जल के साथ साथ इसकी जरूरत है हवा की। हवा के मतलब क्या होगा? कैसी हवा? हवा नहीं, नमी बोलिए ना, नमी। हवा नहीं, नमी बोलिए। क्या बोलिएगा इसको? नमी। नमी चाहिए। क्या चाहिए इसको? नमी। आर्द्रता चाहिए, ठीक है कि नहीं? आर्द्रता चाहिए इसको, नमी चाहिए। नमी का मतलब कि इसको धूप में आपको नहीं रखना है, धूप में रखिएगा तो जल को पूरा उड़ा देगा, और जब पूरा जल उड़ जाएगा, है ना, पूरा जल उड़ जाएगा तो फिर इसमें अंकुरन नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिएगा कि अंकुरित करने के लिए इसमें नमी बना हुआ रहना चाहिए। उसी नमी को बनाए रखने के लिए, है ना, आप क्या करते हैं? कपड़ा में इसको डालते हैं, और इसके कपड़ा में, सूती के कपड़ा में इसलिए भी डालते हैं ताकि इसमें वायु जा सके। अगर वायु नहीं जाएगा तब भी अंकुरन की प्रक्रिया नहीं होगी, है ना। वायु रहना चाहिए, वायु आपका होना चाहिए। वायु नहीं रहेगा तब आपका अंकुरन की क्रिया नहीं होगी। और तापमान भी होना चाहिए। अगर तापमान नहीं होगा तो तापमान नहीं होगा तब भी इसका ये क्या कर सकते हैं, ये अंकुरित नहीं होगा। जैसे देख लीजिएगा, अगर आप गोदाम में बीजों का अंकुरन करवाइएगा, माने गोदाम में देखिएगा तो क्या होता है उसमें, गोदाम में आपको देखिएगा कि जैसे चना को जब रखा जाता है, तो चना को रखा जाता है तो फास्फोरस में लपेट करके रखा जाता है, या किसी भी बीज को फास्फोरस में लपेट करके रखा जाता है, गामा किरण उसको दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ज्यादा तापमान में रख दीजिएगा तब भी अंकुरन की प्रक्रिया नहीं होगी, और एकदम कम तापमान में रखिएगा तब भी आपको अंकुरन की क्रिया नहीं होगी। अंकुरन होने के लिए तापमान उसके मुताबिक होना चाहिए, जो अभी का टेम्परेचर है वह होना चाहिए। बहुत अत्यधिक टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और बहुत लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा गोदामों में जो अनाज रखे जाते हैं, वो अनाजों में टेम्परेचर जो है ऐसा बनाया जाता है
ताकि वहां पे बीज आसानी से रह सके। अगर ज्यादा सूखा कर दीजिएगा, जैसे अगर आप चावल उठाइए और चावल को धूप में रख दीजिए, तो फिर क्या उससे अगर खाना बनाइएगा तो बढ़िया चावल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्योंकि याद रखिएगा उसमें नमी होना चाहिए, हल्का सा तापमान उसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसके मुताबिक आपका भोजन का निर्माण हो सके। तापमान ज्यादा भी कर दीजिएगा तब भी आपको दिक्कत है, कम भी कर दीजिएगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा। तो याद रखिएगा ये इतना जरूरत है बीज के अंकुरण करने के लिए। बीज के अंकुरण में तनिक भी जरूरत नहीं है मिट्टी की, मृदा की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, कहाँ मृदा की जरूरत है? अंकुरित नहीं हुआ चना, आप मिट्टी में कहीं लगाने गए थे? नहीं, अंकुरण हुआ नहीं, तब अंकुरण के लिए क्या मृदा की जरूरत है? नहीं है जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। क्या इसमें अंकुरण करने के लिए कोई अलग से खाद देना पड़ा था आपको, या अलग से कुछ जो है से मैंने पोषण देना पड़ा था? कुछ नहीं। क्या इसमें सूरज का प्रकाश बहुत ज्यादा चाहिए था क्या? कुछ नहीं चाहिए था। सूरज का प्रकाश अल्प मात्रा में भी अंकुरण की प्रक्रिया हो जाएगी, है कि नहीं? अलग से थोड़ी हम लोग यूरिया उरिया दिए थे अंकुरण करने के लिए। तो ये जो तीन चीज आप देख रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए? अंकुरण के लिए। अंकुरण के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अंकुरण के लिए इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और जरूरत है किसकी? तो जल की, नमी की, वायु की और तापमान की। एक आता है हार्मोन, बीजों के अंकुरण करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन। जब आपको हार्मोन पढ़ाए होंगे, पादप हार्मोन, तो उसमें हम जिब्रेलिन का नाम दिए होंगे। तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिब्रेलिन का काम ही है ना, इसका मुख्य काम ही है अंकुरण करवाना, बीजों का अंकुरण करवाना। जी से जर्मिनेशन और जीए से जिब्रेलिन। जर्मिनेशन जिब्रेलिन है ना, अंकुरण चाहिए तो पादप में जिब्रेलिन हार्मोन है, उसको अगर रहेगा तो अंकुरण होगा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बीज क्या है और इसके अंकुरण के लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं और कौन कौन से आवश्यक पदार्थ नहीं हैं। तो हम जरा सा जब यहाँ हार्मोन की चर्चा हो गई तो कुछ हार्मोन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पादप हार्मोन। क्या नाम है इसका? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन बोले तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। तो पेड़ पौधों में दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में कितने तरह के हार्मोन पाए जाते हैं? दो। एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन किसको कहते हैं? प्रवर्धक हार्मोन, वृद्धि प्रवर्धक। एक होता है वृद्धि रोधी। एक क्या होता है? वृद्धि रोधी। एक जो होता है बढ़ने के लिए, एक जो होता है उसको बढ़ने की गति को रोकने के लिए। दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दे देंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में देखिए कौन कौन से हार्मोन आते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में आता है सबसे पहला जिब्रेलिन। देखिए हम यहाँ नाम फिर लिए ना जिब्रेलिन का। तो जिब्रेलिन एक पहला हार्मोन है जो कैसा हार्मोन है? जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है इसका? ऑक्सिन। ये बड़ी काम का चीज है पेड़ पौधों के लिए। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत काम का चीज है। तीसरा जो हार्मोन है इसका नाम है साइटोकाइनिन। इसका क्या नाम है? साइटोकाइनिन। और चौथा जो हार्मोन है वह है ट्राउमेटिन। क्या नाम है इसका? ट्राउमेटिन। याद रखिए इसका नाम क्या है? ट्राउमेटिन। एक और छूट गया हमको से, जो फूलों में पाया जाता है, फ्लोरिजेंस। याद है? फ्लोरिजेंस हार्मोन। और तब हम लोग लिखेंगे फ्लोरिजेंस, जो फूलों में फ्लावर प्लस है ना, फ्लोरिजेंस। और इसके बाद है ट्राउमेटिन। क्या है? ट्राउमेटिन। ये ऐसे हार्मोन हैं 1 2 3 4 5। कितना हार्मोन है? 5। 5 प्रकार के ऐसे हार्मोन हैं पेड़ पौधों में
जो कि इनको वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। ध्यान से समझिए जल्दी जल्दी। जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन का मुख्य काम है अंकुरन करवाना। क्या करवाना? बीजों का मुख्य कार्य। ये मुख्य क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, याद रखिएगा। ये क्या है? मुख्य वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। और इसका काम ही है क्या चीज करवाना के लिए? अंकुरन करवाना। क्या करवाना है इसका काम? अंकुरन करवाना। और साथ ही वृद्धि नियंत्रण करना। वृद्धि को क्या करना? नियंत्रण करना। अतिशय वृद्धि नहीं हो, उस पर नियंत्रण रखेगा। और इसके बाद देखिएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो वह प्रकाश की ओर गति करता है। और जिसमें है ना, जो जमीन की ओर गति करता है, उस जिसे प्रकाश की ओर जो गति करेगा उसको प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। और जो अगर जमीन की ओर गति करेगा उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो ये जो गति की प्रक्रिया होती है किसकी वजह से होती है? ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से होती है? ऑक्सिन की वजह से। तो ऑक्सिन की वजह से वह गति करता है। कहाँ? ऊपर में भी, और माने प्रकाश की ओर भी और जड़ की ओर भी। प्रकाश की ओर भी और जड़ की ओर भी, है ना। आप अगर किसी पेड़ पौधों को नापते हैं, वृद्धि को नापते हैं, तो यह वृद्धि कौन, माने उसकी लंबाई वगैरह इस समय वृद्धि या चौड़ाई समय वृद्धि कौन करवाता है? ऑक्सीन। और इसी की वजह से हम लोग उसको नापते हैं। और साथ ही ऑक्सीन ऐसा है कि अगर किसी भी पेड़ पौधों के साथ अगर कोई अवांछनीय पदार्थ आ जाए तो उसको नष्ट भी कर देता है। इस बहुत काम का ही चीज है ऑक्सीन। पेड़ पौधों में एक ऐसा हार्मोन है जो कि बड़ी काम का है। खरपतवार को भी नाश करता है। इस तो खरपतवार नाशने के लिए अलग से हम लोग उसमें छिटवे करते हैं सारा चीज, है कि नहीं। 2,4-D हम लोग उसको छिड़काव करते हैं। या अगर आप किसान के बेटे हैं तो आप इस बात को भी जानते हैं कि इसके अलावा जो है अनावश्यक पौधों को सीमाजीन नामक एक पाउडर आता है ना, छिड़काव आता है, जिसको हम लोग छिटकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीन। तो ऑक्सीन क्या करता है? यह ऊपर की ओर, यानी कि अगर मैंने विकास का काम करता है। अगर प्रकाश की ओर होगा, देखिए प्रकाश की ओर इसका बढ़ेगा। प्रकाश की ओर अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। सूरजमुखी में ऑक्सीन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सूरजमुखी में ऑक्सीन होने की वजह से क्या था? जने जने सूर्य दौड़ेंगे, उधर से उधर चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो अगर प्रकाश की ओर जा रहा है तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। और अगर जड़ की जमीन की ओर जा रहा है, जमीन की ओर जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। इस गति को क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन गति। समझे कि नहीं? साथ ही यह क्या करता है? वृद्धि नापता है। अभी तो बताए थे ना, वृद्धि नापता भी है। या वृद्धि लंबाई में वृद्धि हुआ तो उसको आप नाप सकते हैं। तो ऑक्सीन की वजह से पेड़ पौधों की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। साथ ही खरपतवार का भी हल्का फुल्का नाश करता है। खरपतवार भी नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। क्लियर हो गया? अब एक आता है साइटोकाइनिन। तो आपको पता है साइटो माने कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। माने कोशिका को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। तो यानी कि कोशिका विभाजन का काम करता है। साइटोकाइनिन किसी भी पेड़ पौधा में क्या करेगा? कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन होगा, है कि नहीं? कोशिका विभाजन होगा तभी पेड़ पौधों का विकास होगा। तभी क्या होगा? पेड़ पौधों का विकास होगा। समझ में आ रही बात नहीं? कोशिका विभाजन तो हमको कोशिका में पढ़े किए हैं, पादप कोशिका के बारे में। तो साइटोकाइनिन की वजह से किसी भी पेड़ पौधों में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और देखिए फ्लोरिजेंस किस में पाया जाता है? फूल में। जिस पेड़ पौधों में फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन ज्यादा होगा उस पेड़ पौधों में फूल बहुत ज्यादा लगेंगे। उसमें क्या लगेंगे? फूल बहुत ज्यादा लगेंगे। इस फ्लावर को खिलाने के लिए, फूल खिलाने के लिए फ्लोरिजेंस की बहुत जरूरत होती है। फूल को खिलाने के लिए फ्लोरिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसके बाद है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन जो है घाव को भरता है। किसको भरता है? घाव को। घाव बोले तो कभी कभी आप जाते हैं, आप जो है से किसी पेड़ पौधा को हाथ में अगर कुछ रखे हुए हैं काटने वाला सामान, कांटा उता या गणासा उड़ासा या माना जाए कि कुछ भी
फटाक से जाइएगा पेड़ों पर मार देते हैं तो उसमें घाव हो जाता है, घाव के रूप में उसमें से गोंद, दूध ये सब निकलने लगता है ना, या पानी उनी निकलने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसमें एगो पाया जाता है ट्राउमेटिन हार्मोन, इसकी वजह से इसको हम लोग ठीक करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। क्या देख लेते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन को जरा सा समझ लेते हैं। वृद्धि रोधी हार्मोन को समझ लीजिए। अब यहां से पढ़िए वृद्धि रोधी हार्मोन, ये तो हो गया था वृद्धि प्रवर्धक। अब वृद्धि रोधी हार्मोन 2 तो होता है, कितना होता है, 2। एक को बोलते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सिसिक, ABA, एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। जैसे कोई पेड़ पौधा है ना, अगर कोशिका विभाजन होते रहे तो पेड़ पौधों की लंबाइयां तो बढ़ती जाएंगी। अगर ये हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन करता है, तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप तो कोशिकाएं टूटेंगी, नए नए प्रकार के तना, डाली वगैरह ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप देखिए तो ऑक्सीन पाया जाता है, जो ऑक्सीन क्या करता है, पूरा इसको बढ़ाता है, इसको क्या करता है, बढ़ाता है। अगर इस पर रोक नहीं लगेगा तो ऐसा मालूम हो जाएगा कि एक डाली बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा है ना कि एक निश्चित सीमा के बाद उसको रोकेगा, तो उसका नाम है क्या चीज, एब्सिसिक एसिड। क्या है, एब्सिसिक एसिड। यह क्या करता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है, अंकुरन को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। वृद्धि अंकुरन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। साथ ही कोशिका विभाजन को भी क्या करेगा, रोकेगा। कोशिका विभाजन को रोकेगा, विभाजन को रोकेगा। कब, कब, एक निश्चित सीमा के बाद। अब आप देखिएगा, जब हम आपको वृद्धि नियंत्रण मानों में पढ़ाए होंगे तो उसमें भी एक निश्चित लंबाई के बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है, तो उसको भी रोकने वाला होता है कि नहीं हार्मोन। अगर नहीं रोकने वाला रहता तो आदमी भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। आप देखिए तार देखिए, खजूर देखिए, लिप्टस का पेड़ देखिए, तो उसमें भी आप देखिएगा क्या है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा जिस पेड़ में पौधे में ज्यादा होगी, जिस पेड़ पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वह बहुत ज्यादा लंबाई तक बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक निश्चित सीमा के बाद तो रुकता ही है। यह रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। पहला हार्मोन ये हो गया, और दूसरा हार्मोन है एथिलीन। दूसरा हार्मोन क्या है, एथिलीन। याद रखिएगा, दूसरा हार्मोन का नाम है एथिलीन। और जब केमिस्ट्री आप पढ़े हैं और 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। क्या होता है, C2H4। यही ना एथिलीन का है फार्मूला जी। तो C2H4 क्या है देखिएगा, इसका मुख्य काम है फल को पकाना। इसका क्या काम है, फल को पकाना। इसका मुख्य काम है फल को पकाना। इसका इसी की वजह से आपके पेड़ में फल पकता है, फल को पकाना। लेकिन होता क्या है कि हम लोग फल को पेड़ में नहीं पकने देते हैं। काहे, आम आपके यहाँ है, पेड़ों में काहे नहीं पकता है, तो इतना न छोटे छोटे बच्चे और बांदर हैं कि आराम से उसको पक ही नहीं देते हैं। लगेगा तुरंत तोड़ने के प्रयास में लगल रहेगा। आंख बंद डिबिया गाय, आंख बंद, एक रात सूते बस सब आम के पेड़ झाड़ कर निकल के भाग गया। तब क्या होता है, लोग पकने तो दे नहीं रहे हैं, तब उसको अलग से कृत्रिम से पकाते हैं। तो अलग से जब पकाइएगा तो उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का। तो एथिलीन जो है से प्राकृतिक फल को पकाता है। कैसे, प्राकृतिक रूप से। कैसे, प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक रूप से जो फल पकेगा वो चारों तरफ से बराबर पकेगा और इसका स्वाद बड़ी मीठा होगा। कैसा होगा स्वाद इसका, बहुत मीठा होगा। और ये चूंकि गैस है, एथिलीन क्या है, गैस। अगर आप पेड़ में से आम या किसी चीज को खा रहे हैं तो इसमें से जो गैस प्रवाहित होगा वो आपको जख्म बना देगा गोले से,
अगर इसका लाशा सट गया तो जख्म बना देगा। तो इसीलिए देखिएगा कहा जाता है कि सबसे पहले फलों को धो दीजिए। धोने से क्या होगा कि एथिलीन गैस जो है वो हट जाता है, या जहां से उसको तोड़े हैं उसके मुहवा को ऐसे करके आप 2-3 बूंद रस गिरा दीजिए वही जा से, ताकि एथिलीन गैस क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। और नहीं तो हवाक से खाइएगा ना तो पूरा का पूरा आपका सब किनारे किनारे घाव बना देगा। क्या बना देगा? घाव। होता है कि नहीं ऐसा? तो वो किसकी वजह से होता है? एथिलीन गैस की वजह से। तो अभी आप लोग कह रहे थे कि सर प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन गैस पका दिया कि सभी पेड़ पौधों में जितना भी, जैसा अमरूद पका हुआ देखते हैं ना तो एथिलीन गैस से पकता है, पपीता है तो एथिलीन, सब में एथिलीन गैस पाए। ये हार्मोन है। तो ये क्या है? ये हार्मोन है जी। पेड़ पौधों में पाया जाने वाला ये हार्मोन है। अब फल लगने का मतलब क्या होगा कि वृद्धि रुक गई। याद रखिएगा, फल लगने का मतलब क्या हो गया? वृद्धि रुक गई। कभी कभी आप देखिएगा छोटा छोटा में फल लगने लगता है तो माली उसको तोड़ देता है। माली उसको क्या कर देता है? तोड़ दे, तो ठेंगे भर रह जाएगा, फिर बढ़े में नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना? तो वृद्धि को रोकने वाला ना है, तो इसलिए फल लगेगा तो उसको फटाक से तोड़े ताकि वो बढ़े। अब फल छोड़ दीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा, फिर छोड़ देगा। समझे कि नहीं? तो आपसे वो क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम लोग प्राकृतिक रूप से पकाते हैं वो कौन सी गैस होती है? तो उसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। उसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। ध्यान समझिएगा, एसिटिलीन गैस, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। याद रखिएगा, C2H2। तो अब देखिए C2H2 क्या करता है, कैसे हम लोग पकाते हैं। तो यह जो है से काम करता है कृत्रिम रूप से फल को पकाने में। कृत्रिम रूप से फल पकाने में, फल पकाने में आपको हम बता देते हैं कि कैसे पकाना है आपको फल, और समझ लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, सुनिए ध्यान से। आप क्या कीजिएगा, आप मार्केट में जाइएगा, 5 रुपया 10 रुपया का कार्बाइड ले लीजिएगा। कार्बाइड बोले तो कैसा कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaC2। आप क्या कीजिए कि एक टोकरी ले लीजिए, उस टोकरी में चारों तरफ से पेपर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? पेपर। पेपर इसलिए डाल दीजिए ताकि जब एसिटिलीन गैस बनेगा तो वह बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसमें चारों तरफ से ओरिया में क्या डाल दीजिए? पेपर। आप पेपर डाल करके चारों तरफ से आम को सरिया दीजिए, जिस फल को पकाना है उसको सरिया दीजिए। सरियाने के बाद जो कैल्शियम कार्बाइड आप 5 रुपया का लाए हैं उसको वैसे ही रख दीजिए। क्या कर दीजिए? रख दीजिए। और रख करके ऊपर से सूती बोरा दे दीजिए और उस पर हल्का पानी मार दीजिए। क्या मार दीजिए? पानी। तो जब CaC2 के साथ H2O मिला दीजिए। H2O का मतलब क्या होता है? पानी। जैसे ही पानी मारिएगा तो यहां से आप देखिएगा कि क्या होगा, यहां से ऑक्सीजनवा हट जाएगा और C के साथ ही बना लेगा C2H2। देखिए ना यहाँ C दूगो H दूगो, तो C2H2। और C2H2 कौन सी गैस हो गई? एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। जैसे ही ऐसे रिएक्शन कराइएगा तो एसिटिलीन गैस निकलना शुरू हो गया, और ये जो Ca और O बच गया तो कैल्शियम ऑक्साइड जो गंध देता है अलग से, देखवे किए होंगे, है कि नहीं? तो ये जो आप देखिएगा एसिटिलीन गैस यहाँ पे बन गया, और ये एसिटिलीन गैस चारों ओर से है ना फलों को पकाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां पर एसिटिलीन गैस ज्यादा लग जाएगा वहां पे फलवा ज्यादा पक जाएगा, तो आगे से रहेगा पकल और पीछे वाला देखिएगा रहेगा कच्चा। एक ही वो फलवा में आधा पकेगा बढ़िया से, अब आधा नहीं पकेगा। तो जो दूर वाला फल होगा तो वह क्या हो जाएगा? वो बढ़िया से पकेगा, और जो नजदीक वाला हो जाएगा तो आगे वाला मुँह गल जाएगा और पीछे वाला मुँह खाए लायक रहेगा, है कि नहीं? तो आधा कच्चा आधा पका हुआ रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यही नहीं, फल को और अथी से पकाते हैं, उष्मा से, भूसा में रख करके। आप देखिएगा भूसा में हम लोग डाल देते हैं, तो भूसा में क्या है? उष्मा है। क्या है? उष्मा है। तो उष्मा से भी फल को पकाते हैं। याद रखिएगा, उष्मा से भी फल पकाते हैं। फल पकाते हैं कहाँ रख करके? भूसा में रख करके। भूसा में रख कर। समझ में आ रहा है सबको? ये करते हैं। बस ये आपका हो गया है, लेकिन एक थोड़ा सा चीज बच गया, खरपतवार, जो इसी में हम रगड़ देते हैं। देख लीजिए, जरा सा 2 लाइन में खत्म कर देते हैं। देखिएगा, यहां तक तो आप पढ़ लिए कि पेड़ पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। फल कैसे पकाया जाता है, बीज क्या है, बीज का अंकुरण कैसे किया जाता है,
और गोदाम में हम लोग बीज कैसे रखते हैं, ये सब सारे चीजों को आप लोग पढ़ लिए। अब एक लास्ट आइटम है जिसका नाम है खरपतवार। क्या नाम है मेरे भाई? खरपतवार। खरपतवार को ध्यान समझ लीजिए। खरपतवार, खरपतवार एक ऐसा चीज है जो अवांछनीय पौधा है। कैसा पौधा है? अवांछनीय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीड। क्या बोलते हैं? वीड। समझे कि नहीं? बिना मतलब के अपने आप उग जाता है। कैसे उग जाता है? अपने आप। यह कैसा है? अनावश्यक पौधा है। अनावश्यक पौधा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक है। जैसे देखिए ना जाकर के पीछे आप लोग का प्लेग्राउंड में दुनिया के उगा हुआ घास, जिसको हम लोग उगाए हैं क्या जानबूझ करके? कहीं गए थे घास उगाने के लिए? कहीं डालने गए थे क्या? रोपने गए थे क्या? आप देखिए ना जाकर के धान गेहूं लगाते हैं, तुरंत अपने मन से उगल रहेगा, हा 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 करके आता रहेगा। ये क्या करता है? ये जो है जरूरत पौधों के लिए अगर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम का इस्तेमाल करवाइएगा तो ये भी दुनिया का ले लेगा हंसते खेलते। आप सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं धान गेहूं के लिए, आम के लिए, शीशो शीशम के लिए, यहू लेके करके अपने हंसते रहेगा, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं अवांछनीय, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है। अनावश्यक है ये, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं है। अनावश्यक पौधा कहते हैं किसको? खरपतवार को। तो इसको हटाना होगा। इसको क्या करना होगा? हटाना होगा, ताकि पूर्ण रूपे न नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आपके वांछनीय पौधा को मिल सके, सूरज का प्रकाश मिल सके, पानी मिल सके। नहीं हटाइएगा तो जितना छिटिएगा खाद फाद सब जो है से यही सब ले लेगा, सब यही सब ले लेगा, और जिसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा। नहीं, बात समझ में आ रही है ना? आज भी देखिए ना भाई, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। इंदिरा आवास, राशन कार्ड अधिकांशतः देखिए गरीब को मिल ही नहीं रहा है। जिसको जरूरत है ले ले रहा है, जो तेज है ओकरा में। जितना अवांछनीय लोग है, जितना अनावश्यक लोग है, वह ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। घर में लगाए हुए है 4 व्हीलर और राशन कार्ड बना ले है। समझ में आ रही है बात ना? घर में लगाए हुए है 4 व्हीलर गाड़ी और 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है राशन कार्ड पर। समझे? ये सब क्या है? ये सब अनावश्यक है, ये सब अवांछनीय है। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब गरीब लोगों को चाहिए तो नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोगों को चाहिए तो नहीं मिल पा रहा। समझ में आ रही है बात ना? बस उसमें भी ऐसा ही चीज है, अनावश्यक पौधा है। तो इसको जो है हम लोग अगर इसको हटाते हैं, नाश करते हैं खरपतवार का, तो उसको कहते हैं खरपतवार नाशी। क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। तो देखिए ध्यान से, खरपतवार नाशी अगर किसान के बच्चे हैं तो एक तो सीमाजीन है जो आप बराबर इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे बराबर इस्तेमाल करते हैं, सीमाजीन का छिड़काव कर देते हैं, तो सब जो है से अवांछनीय पौधे गल जाते हैं, हट जाते हैं। और एक याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बराबर पूछा जाता है, 2,4-D। क्या पूछा जाता है? 2,4-D। क्या नाम है इसका? 2,4-D। 2,4-D इसका नाम है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरो है ना, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका अगर छिड़काव कीजिएगा तो इसके भी छिड़काव से आपका खरपतवार नाश हो जाता है। और खरपतवार जब नाश हो जाएगा तो इसी को कहेंगे खरपतवार नाशी। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि 2,4-D का पूरा नाम बताइए। 2,4-D का पूरा नाम बताइए, बराबर पूछता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आज जो चैप्टर पढ़े बेसिक चीज में, बॉटनी में, जिसमें आपने बीज, जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड है ना पादप हार्मोन मैंने प्लांट हार्मोन के बारे में आपने सीखा, वीड के बारे में जानकारी लिया, और इस प्रकार से आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक हो गया? अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।